Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 25th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर first news है, days after Sharif signal, India invites Pakistan's foreign minister. तो हमने डिस्कस किया था जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि हमें इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस को बिल्ड करना है। 3 वॉर्स के बाद हमें हमारा लेसन मिल चुका है कि पाकिस्तान को 3 वॉर्स के बाद यहाँ पर सिर्फ मिजरी मिली, पॉवर्टी मिली, तो अब पाकिस्तान इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस को चाहता है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये बात हुई थी। अब इंडिया ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट किया है एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए, जो कि गोवा में होने वाली है। एससीओ क्या है? एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Days after Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif said that his country has learned its lesson from 3 wars and wants to live in peace with India, New Delhi has reached out to Islamabad with an invitation to join the Shanghai Cooperation Organization Foreign Ministers meeting in Goa. लेकिन इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज हैं उनमें प्रोग्रेस तभी हो सकता है अगर पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर रोक लगाएगा। After 8 years of chill in ties, the invitation is significant as India prepares to host the G20. New Delhi has maintained that any progress in ties with Pakistan is contingent on it stopping terror. तो पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पाकिस्तान के साथ जो टाइज हैं उनमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। एससीओ के मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इसका जो 9th मेंबर है ये है ईरान। तो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि जो अब्दुल रहमान मक्की है उसको यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो बहुत टाइम पहले यहाँ पर यूएस एंड इंडिया ने एक प्रोपोजल मूव किया था कि ये जो अब्दुल रहमान मक्की है इसको यहाँ पर 1267 सैंक्शंस कमेटी में डाला जाए, लेकिन चाइना ने इसको पर टेक्निकल होल्ड लगा दी थी। ठीक है, लेकिन चाइना ने उसके बाद अपनी होल्ड को रिमूव कर दिया था और जिसके बाद ये जो अब्दुल रहमान मक्की है इसको यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कर दिया गया। तो ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो चाइना है, पहले तो चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगाया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चाइना, जैसे कि हिंदू में एक पॉइंट आया था कि बेसिकली जो चाइना ने टेक्निकल होल्ड को रिमूव किया, हो सकता है कि यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रहे हों और यहाँ पर चाइना ये चाहता हो कि इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस बिल्ड हों। तो ये भी आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि पाकिस्तान हमारे साथ रिलेशंस को क्यों इम्प्रूव करना चाहता है। पाकिस्तान's benefactor and close ally, China lifted the block on India's bid to list Pakistan-based terror outfit Lashkar-e-Taiba Deputy Chief Abdul Rahman Makki as a global terrorist. आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पेस बहुत तेज़ लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स में जाकर स्पीड को कम कर सकते हो। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा कम स्पीड में बोलूँ जिसकी वजह से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेव कंसर्न सेज रिजिजू ऑन सुप्रीम कोर्ट डिस्क्लोजिंग गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन। तो हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब कलेजियम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजता है तो गवर्नमेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर सेम नाम को यहाँ पर रीट्रीट किया जाता है देन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर नाम को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर नाम से क्या ऑब्जेक्शन है, तो गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्शन भी बताता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम यहाँ पर नाम को रीट्रीट करता है तो यहाँ पर रीज़न भी बताता है कि यहाँ पर नाम को क्यों रीट्रीट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सब चीज़ों को पब्लिक कर दिया, जो कि यहाँ पर लॉ मिनिस्टर को पसंद नहीं आया। उनका कहना है ये एक ग्रेव कंसर्न का मैटर है कि यहाँ पर इसको क्यों पब्लिक कर दिया गया। आप अगर इसको पॉजिटिवली देखो तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 3 नाम से रिलेटेड ही इन ऑब्जेक्शंस को पब्लिक किया गया था। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लानी तो आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लानी, आप यहाँ पर सिलेक्टिव तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं लाओ। The standoff between the government and the judiciary over the appointment of judges took another turn Tuesday with Union Law Minister Kiran Rijiju saying that the Supreme Court making public, secret or sensitive reports on the centre's objections to the appointment of 3 advocates as High Court judges was a grave concern. तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन थे गवर्नमेंट के, तो बेसिकली एक पर्सन को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट को उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन था, एक यहाँ पर पर्सन था जो कि क्रिटिकल था गवर्नमेंट को लेकर, तो ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन थे। यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। In at least 3 cases, it made public its reasons for the reiteration and the government's objections, mainly a candidate's sexual orientation and his foreign national partner and advocate's critical post on Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, तो बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे हुआ जिसका नाम है यंग वोटर्स अवेयरनेस एंड ओपिनियन सर्वे 2023, जिसको कि कंडक्ट किया गया बाय द लोक नीति प्रोग्राम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। जो जनवरी 25 है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। तो जनवरी 25 को ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल वोटर्स डे इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस यही थे कि जो यहाँ पर इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन को आप सपोर्ट करते हो नहीं करते हो। तो 4 and 5 स्टूडेंट्स ऑल्सो बिलीव्ड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया। साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में इनसे पूछा गया तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मना किया। व्हेन स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू शेयर देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू 3 in 5 सेड देयर इज नो नीड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो ये सब यहाँ पर सर्वे हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में इनको क्या बातें पसंद है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनको ओरेटरी स्किल्स, इनकी पॉलिसीज़ पसंद है। व्हाट इज़ द वन थिंग अबाउट राहुल गांधी दैट यू लाइक द मोस्ट, तो आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम चलते हैं आगे। सीसी टू मीट मोदी मुर्मू टुडे, तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी, तो ये इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को क्यों इन्वाइट किया, तो इसका रीज़न ये कहा गया है कि बेसिकली जब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हमसे नाराज़ हो गए थे, क्यों नाराज़ हो गए थे, तो यहाँ पर जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, इन्होंने यहाँ पर मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दिया था जो कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ को नहीं पसंद आया था। तो जिसकी वजह से हमारे जो टाइज थे इनको यहाँ पर ये टेस्ट पर पहुँच गए थे। लेकिन इजिप्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इजिप्ट ने यहाँ पर ऑफिशियली कुछ नहीं बोला था। Sisi will be the first Egyptian president to be chief guest at the Republic Day celebrations on January 26। और बाकी आज यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। An invitation to the Egyptian president this year is considered significant, especially when India's ties with Muslim majority countries were tested following controversial remarks made by then BJP spokesperson Nupur Sharma that Egypt was one of the few countries जिसने यहाँ पर ऑफिशियल कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। Bilateral trade between India and Egypt achieved a record high of $7.26 billion in financial year 2021-22 और ट्रेड यहाँ पर बैलेंस्ड है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बेसिकली यहाँ पर बराबर ही हैं। मोर देन 50 इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अराउंड $3.15 billion इन डाइवर्स सेक्टर्स ऑफ द इजिप्शियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग केमिकल्स, एनर्जी, टेक्सटाइल, गारमेंट। 2023 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। तो 2023 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। आगे चलते हैं, हमने इजिप्ट को लेकर एक एक्सरसाइज डिस्कस की थी जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पर एससीओ की बात की है कि पाक ने यहाँ पर ऑप्ट आउट कर दिया था ऑफ एससीओ फिल्म फेस्ट इन मुंबई और इन्होंने अपनी कोई भी फिल्म एंट्रीज नहीं भेजी थी फॉर द अपकमिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल जो कि मुंबई में हुआ था। आगे चलते हैं हम। Army looks to get high-tech drones, robots to replace animal transport. The Army has initiated the process to acquire 3 niche technologies to sharpen its combat edge. अब ये कौन सी 3 niche technologies हैं? तो फर्स्ट है 130 tethered drone systems for surveillance, इसके अलावा 100 robotic mules for logistics requirements और यहाँ पर एक है jetpack, a turbine based individual mobility platform। तो ये सब यहाँ पर एक्वायर करने के बारे में सोचा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो आर्मी की कॉम्बैट है ये यहाँ पर शार्पन होगी। The tethered drones will have an advantage over other drones in the army's inventory क्योंकि इसका सर्विलांस enhanced है over an extended period of time, longer flight duration जिसकी वजह से constant सर्विलांस हो सकेगा, यहाँ पर करेक्ट इंटेलिजेंस मिल सकेगी, टारगेट एक्विजिशन हो सकेगा। स्टेट ऑफ ग्राफ्ट, तो हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में और जिसमें यहाँ पर अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो लिस्ट में जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज थे उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके पास यहाँ पर पक्का हाउस है, पक्का हाउस वो भी 3-4 फ्लोर वाला, जबकि इसमें ये कंडीशन है कि आपके पास पक्का हाउस नहीं होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि होमलेस हैं या तो टूटे फूटे घर में रहते हैं। The center's flagship housing project, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, aims to provide पक्का houses to people in rural areas जो कि homeless हैं या तो dilapidated houses में रह रहे हैं। But in West Bengal, the scheme's primary purpose has been a casualty as the ruling Trinamool Congress cadre seem to be using PMAYG for personal benefits for more than a month। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे जिसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर ये पता चला कि जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज है वो ये लोग हैं जिनके पास पहले से अपने पक्के घर हैं। जो फंडिंग है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ये 60:40 है। यहाँ पर साइक्लोन आम्फान की बात की गई है, तो साइक्लोन आम्फान के बाद जब बेसिकली यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ रिलीफ फंड्स की बात हुई तो नेपोटिज्म एंड पॉलिटिकल फेवरेटिज्म देखा गया और लोगों तक ये फंड्स नहीं पहुँच पाए।
तो यहाँ पर यही बताया गया कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ग्राफ्ट होता है, करप्शन होता है। अब बैटल फिट पुलिस, इसमें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम देखें तो पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पर करने की ज़रूरत है। द एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, हेड्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड चीफ्स ऑफ द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये कंक्लूड हुई है रिसेंटली। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की गई। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पर कहा गया कि प्रिजन रिफॉर्म्स को करने की जरूरत है। द प्राइम मिनिस्टर लेट एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर बायोमेट्रिक्स को यूज करने की जरूरत है फॉर बेटर पुलिसिंग। जो ऑब्सोलीट लॉज है इनको यहाँ पर रिपील कर देना चाहिए। प्रिजन रिफॉर्म्स को करने की जरूरत है। जो स्टेट और यूटी पुलिस फोर्सेज हैं इसमें ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, तो ये सब यहाँ पर कहा गया। और जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर सेंसिटाइज करने की जरूरत है, उनको यहाँ पर ट्रेन करने की जरूरत है। द एजेंडा ईयर आफ्टर ईयर रिफ्लेक्ट्स द सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द country at the macro level. These are certainly relevant. टेररिस्ट क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए और इसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम इनको कैसे टैकल करेंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली 5 चीज़ें कही हैं जो कि करने की ज़रूरत है लेकिन अब तक नहीं हुई है। पहला है मॉडल पुलिस एक्ट, तो इसको यहाँ पर 2006 में ड्राफ्ट कर दिया गया था लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, ये अभी भी पास नहीं हो पाया है। तो ऑथर ने कहा इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है। 1. Why has the Model Police Act drafted as far back as 2006 not been enacted so far? There is no discussion on it either. It has been revised by several committees but is yet to be passed by Parliament. तो पहले यहाँ पर ऑथर का ये है कि आप मॉडल पुलिस एक्ट को पास क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा है पैथेटिक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो इनको भरा क्यों नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पर ऑथर का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, जो यहाँ पर पुलिस पर्सोनल है उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स का मोराल है ये कम होता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनको यहाँ पर एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अ फ्यू ईयर्स बैक अ नेशनल डेली कैरीड अ न्यूज़ आइटम, डेली कॉप्स लिव इन दीज हेल होल्स। तो डेली कॉप्स को इस तरीके के आप घर दे रहे हो, इस तरीके का आप एकोमोडेशन दे रहे हो, तो बाकी स्टेट का तो क्या ही कहें। इफ़ दैट इज़ द कंडीशन इन दिल्ली, द स्टेट ऑफ हाउसिंग इन द अदर स्टेट्स कैन वेल बी इमेजिन्ड। फिर यहाँ पर 4th ऑथर ने कहा है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी ओनली 6.4% पुलिस पर्सनल इन द स्टेट्स वर गिवन इन सर्विस ट्रेनिंग बिटवीन 2015 एंड 2019। तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है और फेडरल क्राइम्स का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब फेडरल क्राइम्स तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें टेररिज्म, तो ये एक फेडरल क्राइम है। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैड emphasized the need for enacting a new law to deal with the category of offences which have interstate and national ramifications, for example terrorism, organized crimes। तो ये यहाँ पर फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट दिया था। स्मार्ट का मतलब पुलिस दैट वुड बी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। तो एस से हो गया स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम से हो गया मॉडर्न एंड मोबाइल, ए से अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर से रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव एंड टी से हो गया टेक्नो सेवी एंड ट्रेड। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमें स्मार्ट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है लेकिन ये जो स्मार्ट है ये अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है। ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द नागा रेबल्स ये अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। तो पुलिस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंटेन क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, टेरर को कैसे कॉम्बैट किया जाए, जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं इनसे कैसे डील किया जाए, डिफीट द माओइस्ट एंड अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स, अनरेवल फाइनेंशियल क्राइम्स, फ्रस्ट्रेट साइबर क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर ऑथर ने जो भी बताया ये सब करने की ज़रूरत है। टू बी एबल टू डील विद दीज, पुलिस को यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उनको नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है और उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ट्रेजर्ड आइलैंड्स। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड्स हैं उनके यहाँ पर जो नाम है उसको नेमिंग की गई है। तो ऑथर ने कहा ये आपने नेमिंग एकदम ठीक की। 2018 में जो रॉस आइलैंड था इसको रीनेम किया गया था और इसका नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद द्वीप एंड हेवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। ठीक है। On January 23rd, the birth anniversary of Subhash Chandra Bose, 21 of the largest unnamed islands in the Andaman and Nicobar Islands were named after soldiers who have been awarded India's highest military honor। तो ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि 2018 में यहाँ पर रॉस आइलैंड का नाम क्या किया गया था। आगे हम चलते हैं कॉमन कोर्ट कॉन्वर्सेशंस। तो यहाँ पर बात की गई यूसीसी की। तो ऑथर का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? तो यहाँ पर ऑथर ने सिर्फ एक ही इशू के साथ डील किया है जो कि है इनहेरिटेंस। कि अगर हम यहाँ पर इनहेरिटेंस की भी बात करें तो हर रिलीजन में डिफरेंट है, हर रीजन में डिफरेंट है।
तो जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मुश्किल हो सकता है। वंस अगेन देयर इज अ क्लैमर टू रिप्लेस डाइवर्स पर्सनल लॉज विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव कि उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका कास्ट क्या है। Yet no one seems to be addressing critical question. Critical question ये है कि इस कोड को आप कैसे डिफाइन करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉट, एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज यहाँ पर मैरिज को गवर्न करते हैं, इनहेरिटेंस को गवर्न करते हैं, अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड ईच वेरीज बाय रिलीजन एंड रीजन। तो क्या आप सबको एक कोड में कंसोलिडेट कर दोगे, या तो आप डिफरेंट कोड लाओगे, जैसे कि एक कोड ऑन मैरिज हो गया, एक कोड ऑन इनहेरिटेंस हो गया, तो आप कैसे करने वाले हो, ये यहाँ पर सबसे पहले ऑथर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी मेनली यहाँ पर मैरिज की बात करता है कि हमें यहाँ पर पॉलीगैमी खत्म करनी है। मैरिज लॉज आर ईजियर टू यूनिफाई, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। द कॉमनली साइटेड इशू पॉलीगाइनी इज अ रेड हेयरिंग सिंस अ फ्यू इंडियंस प्रैक्टिस इट एनीवे, जैसे कि 1.3% हिंदूज, 1.9% मुस्लिम्स, 1.6% अदर्स। फिर यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्सिटी लाइज इन डाइवर्जेंट सोशल एंड किनशिप रूल्स दैट स्पेसिफाई कि कौन किससे शादी कर सकता है। इवन हिंदूज डाइवर्ज, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते हैं वो यहाँ पर मैरिज को फॉरबिड करते हैं बिटवीन एनी वन रिलेटेड विद इन 5 जनरेशन ऑन द फादर साइड एंड 3 ऑन द मदर साइड। तो यहाँ पर 5 पीढ़ी फादर साइड और 3 पीढ़ी मदर की साइड में शादी नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर मानते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगर हम यहाँ पर साउथ के हिंदूज की बात करें, हाउएवर हिंदूज इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये अलाउ करते हैं अंकल नीस एंड क्रॉस कजन मैरिजेस। मुस्लिम्स यहाँ पर अलाउ करते हैं पैरेलल कजन्स में मैरिजेस। तो आप इन सबको कैसे यूनिफाई करने वाले हो, हाउ विल ऑल दिस बी यूनिफाइड, ये यहाँ पर ऑथर का सबसे पहले क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हर जगह डिफर कर रहा है, तो आप इसको कैसे यूनिफाई करोगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर इनहेरिटेंस लॉस की, और ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। Today, Hindus are governed by 2005 Hindu Succession Amendment Act, Muslims by the Muslim Personal Law Application Act of 1937, Christians and Parsis by the Indian Succession Act of 1925, and tribal groups ये अभी भी अपने custom के according govern होते हैं। Among the mentioned laws, at least 6 major points of divergence will make unification difficult। फिर यहाँ पर ऑथर ने बात किया है कि इनहेरिटेंस में यहाँ पर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है। तो पहला यहाँ पर बात किया गया है सेपरेट प्रॉपर्टी एंड को पार्सनरी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर आप हिंदूज़ में भी देखो तो कुछ यहाँ पर मैट्रिलिनियल हिंदूज़ हैं, कुछ यहाँ पर पेट्रिलिनियल हिंदूज़ हैं। इसमें भी यहाँ पर अगर हम एंशियंट बात करें तो हिंदूज़ हिस्टोरिकली गवर्न बाई दया भागा एंड मिताक्षरा। अगर 2021 से पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे होते तो शायद इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करते, हम इसको स्किप कर देते। लेकिन 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था दया भागा और मिताक्षरा में कि इसमें यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो 1-2 स्टेटमेंट्स थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया तो आप सब यही पढ़ने लग गए हो, बाकी भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको टारगेट करना चाहिए। इवन अमंग द लेटर हिंदूज हिस्टोरिकली गवर्न बाई दया भागा, वेस्ट बंगाल एंड असम डिफर फ्रॉम दोज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्न होते थे हिस्टोरिकली बाई मिताक्षरा। थर्ड, द राइट टू विल इज अनरिस्ट्रिक्टेड अमंग हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड पारसीज, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है विल को टू 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। सुन्नी एंड शिया मुस्लिम्स डिफर ऑन हु कैन गेट सच प्रॉपर्टी एंड विद हुज कंसेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल आइडिया ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम इनहेरिटेंस की भी बात करें। फोर्थ, while the inheritance laws of Hindus, Christians and Parsis are largely gender equal today, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसमें जो विमेन का शेयर है ये मेन से कम होता है। फिफ्थ, लैंड इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी इन सम पर्सनल लॉज बट नॉट अदर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम हिंदूज की बात करें, फॉर इंस्टेंस डिलीटेड द क्लॉज विच डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन इन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन जो यहाँ पर मुस्लिम्स का लॉ है ये यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड को परव्यू से एक्सक्लूड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी इंटैक्ट है अगर हम यहाँ पर मुस्लिम लॉ को देखें। Social justifications on who deserves to inherit differ. For example, Hindu emphasize sapenda, shared body particles in Mitakshara and religious efficacy in Daya Bhag. Other communities privilege blood और marital ties, बाकी यहाँ पर दूसरे post marital residence को देखते हैं, तो ये भी यहाँ पर different है social justifications। तो आप इन डिफरेंसेस को कैसे टैकल करने वाले हो। डाइवर्जेंस अपार्ट, अगर आप ये कहो कि हर स्टेट अपना अलग यूसीसी बना ले तो ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू अलाउ ईच स्टेट कि हर स्टेट अपना यहाँ पर अलग उस यूसीसी बना ले। आप अगर यहाँ पर यूसीसी की बात करो तो बेसिकली हर इंडियन के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दैट द करंट डिमांड फॉर अ यूसीसी, तो 1930s में यहाँ पर विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिमांड की गई थी। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने जब यहाँ पर डिमांड की थी तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये चाहते थे कि पर्सनल लॉज में जो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये यहाँ पर खत्म हो और यूसीसी आएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आएगी। इंस्टेड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ओनली विद इन द डीपीएसपी एंड पुट ऑन द बैक बर्नर। टुडे द यूसीसी डिबेट हैज बिकम इनमेश्ड विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जबकि इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था, जेंडर इक्वालिटी को लाना। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल एम से कहीं ना कहीं भटक गए हैं।
1990s में जो यहाँ पर विमेन ग्रुप थी, इन्होंने हाईलाइट किया था 3 पोजीशंस को। तो हर रिलीजियस कम्युनिटी को यहाँ पर एनकरेज करने की ज़रूरत है, ये खुद के पर्सनल लॉ में रिफॉर्म लाएं और इसको यहाँ पर ज़्यादा जेंडर इक्वल बनाएं। Constitute a package with gender just laws which would coexist with personal laws and a person could choose one or the other upon reaching adulthood. Constitute a gender equal civil code applicable to all citizens without option. और तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आ जाए। On inheritance, which is the most complex, a secular law based on constitutional rights will clearly go the farthest towards gender equality. द मिसिंग फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। अब हम चलते हैं आगे। विल कंसिडर मॉडिफिकेशंस इन लिविंग विल गाइडलाइंस। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ करता है। यूथेनेशिया का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली इच्छा मृत्यु, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस होता है? तो आप पैसिव यूथेनेशिया को ये समझ सकते हो कि किसी पर्सन को यहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन उसको वेंटिलेटर से हटा लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया कि उसको यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दे दी गई जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो एक्टिव यूथेनेशिया मतलब डेलिबरेटली आपने कुछ किया जिसकी वजह से वो मर गया। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर मर गया, कि आप उसको यहाँ पर वेंटिलेटर पर रख सकते थे, आप उसको यहाँ पर फीडिंग ट्यूब्स दे सकते थे, आपने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। तो यूथेनेशिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेट यहाँ पर चलती रहती है। द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जब 2018 का जजमेंट दिया था तो उस समय लिविंग विल के बारे में भी कहा था कि पैसिव यूथेनेशिया के लिए एक यहाँ पर लिविंग विल होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कम्बरसम बना दिया गया था। The Supreme Court on Tuesday agreed to consider amending the guidelines for executing a living will, which is an advance medical directive by a person, कि उसको यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या क्या नहीं मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सीकिंग द जूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट अप्रूवल्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट की अप्रूवल चाहिए, तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो गया था। 2018 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था पैसिव यूथेनेशिया को। अ 5 जज Constitution Bench of the Supreme Court had in its 2018 judgment while recognizing passive euthanasia, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कम्बरसम था। जैसे कि डॉक्यूमेंट इट सेट शुड बी साइंड बाय द एग्जीक्यूटर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट एंड काउंटर साइंड बाय द jurisdictional judicial magistrate of first class so designated by the district judge concerned. The ruling also said that in the event the executor becomes terminally ill, और उसका यहाँ पर लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, रिकवरी की कोई होप नहीं है, कोई यहाँ पर एलिमेंट का इलाज नहीं है, तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है अगर उसको यहाँ पर अवेयर कराया जाएगा कि कोई एडवांस डायरेक्टिव है कि ये पर्सन यहाँ पर बता के गया है कि अगर इसकी ऐसी कंडीशन हो जाए कि इसके साथ क्या करना चाहिए, shall ascertain the genuineness and authenticity thereof from the jurisdictional JMFC before acting upon the same। तो आप देख सकते हो जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, तो उसको लेकर ही यहाँ पर बातें चल रही हैं। इंडिया कैन सेव $19.5 billion a year with shift from coal to clean power। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशन करते हैं तो इसकी वजह से हम यहाँ पर $19.5 billion सेव कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट कितना है? इंडिया प्लान्स टू एड 76 गीगावाट्स ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर एंड विंड पावर बाय 2025, और इसकी वजह से हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं $19.5 billion a ईयर। तो बेसिकली जो हमारा प्लान्ड यूटिलिटी है सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स का, तो ये हमें कॉस्ट करेगा $51 billion और हम यहाँ पर हर साल सेव कर सकते हैं डायरेक्ट फ्यूल कॉस्ट $19.5 billion। तो ये जो $51 billion की कॉस्ट है ये तो हम 2.5 साल में ही निकाल लेंगे। तो इंडिया कुड रिकवर दिस इन जस्ट 2.5 years, अ ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट से। तो बेसिकली ये हमें एक तरीके का एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि हमें यहाँ पर ट्रांजिशन करना चाहिए क्लीन पावर की तरफ। नेक्स्ट है नोरो वायरस केसेस। तो केरला में नोरो वायरस हुआ है। नोरो वायरस क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। अब केरला में हुआ है, क्यों हुआ है, इसका रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोरो वायरस ये बहुत पुराने समय से सर्कुलेट कर रहा है, 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है, एंड इज थॉट टू बी वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज। द वायरस इज एस्टिमेटेड टू किल 2 लाख पर्सन्स ग्लोबली एवरी ईयर, और ये यहाँ पर ज़्यादातर किस में होता है? जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं या तो 65 साल से बड़े लोगों में। द वायरस इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग लो टेम्परेचर्स एंड आउटब्रेक्स टेंड टू बी मोर कॉमन ड्यूरिंग द विंटर, और इसीलिए इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज़ भी कहते हैं। इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि विंटर में इसका आउटब्रेक ज़्यादा होता है। केसेस ऑफ नोरो वायरस आर नॉट एज कॉमन इन इंडिया एज इन मेनी अदर प्लेसेस, और केरला का भी आप ये नहीं कह सकते कि यूनिक केस है केरला में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड? तो ये जो इन्फेक्शन है ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू फूड्स जो कि कंटामिनेटेड है वायरस से, टचिंग सरफेसेस जो कि यहाँ पर वायरस से कंटामिनेटेड है, एंड देन टचिंग द माउथ एंड बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन विद द इन्फेक्शन, लाइक टेकिंग केयर ऑफ देम, या तो उनके साथ फूड शेयर कर रहे हो, यूटेंसिल शेयर कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है। और बाकी यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन रखना है, हाई टेम्परेचर पर फूड को कुक करना है, क्योंकि ये जो नोरो वायरस है 60 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है कोलंबो द व्यू फ्रॉम दिल्ली। तो जो श्रीलंका है
उसको IMF ने कहा कि हम आपको $2.9 बिलियन का पैकेज देंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपके क्रेडिटर नेशन है जिन्होंने आपको लोन दिया है, आप उनसे फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस लेकर आओ। तो कौन इनके क्रेडिटर नेशन है? 3 क्रेडिटर नेशन है। एक है चाइना जो कि 52% है, फिर आता है जापान जो कि 19% है, फिर है इंडिया 12%। ठीक है, इन तीनों से आपको फाइनेंसिंग इंश्योरेंस लेकर आनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको ये $2.9 बिलियन का पैकेज देंगे। तो इंडिया ने अपनी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस दे दी। The good news, Jaishankar's January 20 visit came a day after India had conveyed to the IMF that it strongly supports Sri Lanka's debt restructuring plan. New Delhi is the first bilateral creditor जिसने कि ऐसा किया। चाइना ने अभी तक नहीं किया है, आई थिंक उसके बाद ही किया है, न्यूज़ आई थी कुछ ऐसा। लास्ट सेप्टेम्बर श्रीलंका क्वालिफाइड फॉर एन IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कि यहाँ पर श्रीलंका को $2.9 बिलियन का पैकेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको यहाँ पर अपने बाईलेटरल क्रेडिटर से फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस को लेकर आना पड़ेगा। द क्रेडिटर्स मेन कंसर्न इज दैट द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मस्ट ट्रीट ऑल क्रेडिटर्स इक्वली। इंडिया एंड चाइना ने यहाँ पर पेरिस क्लब के इन्विटेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो पेरिस क्लब का जापान तो पार्ट है, लेकिन इंडिया और चाइना इसके पार्ट नहीं है। India and Japan have been in bilateral discussions with Sri Lanka. China is yet to say clearly what it wants. तो पेरिस क्लब के ऊपर इसी साल 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। जयशंकर said in Colombo that India was acting on its neighborhood first policy. श्रीलंका को हमने लास्ट ईयर $4 बिलियन का पैकेज दिया था। दे वुड नाउ बी इवन मोर अक्यूटली अवेयर दैट नॉट ओनली डिड बेजिंग नॉट पिच इन लास्ट ईयर, यहाँ तक कि इंडिया ने पहले इनको फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस भी प्रोवाइड कर दिए। ऑफ द टोटल बाईलेटरल डेट जो चाइना का शेयर है ये 52%, जापान का है 19% और इंडिया का है 12%। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवर द लास्ट ईयर इंडिया को यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए जैसे कि त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म एज वेल एज न्यू वंस सच एज द अडानी इन्वेस्टमेंट इन विंड फार्म्स इन नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका। जयशंकर्स फर्स्ट ब्लंट मैसेज वाज दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अ क्विक फिक्स, जो कि यहाँ पर श्रीलंका को, अगर श्रीलंका को यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पर जाना है तो यहाँ पर श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया यहाँ पर श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा। बाकी यहाँ पर इंडिया का ये कहना है कि आप यहाँ पर 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करो। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को जो 13th अमेंडमेंट है वो ये बात करता है कि आप यहाँ पर पावर्स को डिवॉल्व करोगे। जो तमिल की डिमांड है कि यहाँ पर पावर्स का डिवॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन 13th अमेंडमेंट को इन्होंने अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। द सेकेंड मैसेज इज वन दैट इंडिया हैज सेंट लाउडली एंड एम्फेथेटिकली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स आस्किंग द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द 13th अमेंडमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट इंडियाज इंटरवेंशन इन 1987। इट इज़ द ओनली कंसेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द तमिल डिमांड फॉर डिवॉल्यूशन। तो बेसिकली आप यहाँ पर 3 इश्यूज़ कह सकते हो इंडिया श्रीलंका में। तो पहला तो जो फिशरमैन की किलिंग हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, चाइना ने यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया था, फिर चाइना की एक स्पाई शिप भी पहुँच गई थी। तो दूसरा यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तीसरा यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आप 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन जो श्रीलंका है इसने प्रेसिडेंट को ओवर राइडिंग पावर्स दे रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 13th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट तो किया है इन्होंने, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इंडिया का ये कहना है कि आप इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करो। अब हम चलते हैं आगे। तो PIB फैक्ट चेक तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो IT रूल्स है उसमें यहाँ पर ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर PIB की फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी कंटेंट को फेक बता देती है कि ये कंटेंट यहाँ पर फेक है, तो कोई भी ऑनलाइन इंटरमीडियरी उसको नहीं दिखा सकता है और उसको यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया इसको लेकर। तो यहाँ पर मीटी का ये कहना है कि अभी हम यहाँ पर सेपरेट टॉक्स करेंगे इसको लेकर। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विल होल्ड अ सेपरेट कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स इन February ऑन इट्स लेटेस्ट प्रपोजल टू एम्पावर द PIB टू पुलिस फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि PIB एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एडिटर का रोल कैसे ले सकती है, तो ये यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है को-लोकेशन केस। तो को-लोकेशन केस हमने कल ही डिस्कस किया था। तो सेबी यहाँ पर अपील करेगी सेट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर सेबी ने ऑर्डर किया, सेबी के अगेंस्ट अपील यहाँ पर सेट में हुई, उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्वॉशिंग इट्स रूलिंग इन द NSE को-लोकेशन स्कैम इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग। तो ये अभी सिर्फ RBI ने एक पेपर फ्लोट किया है, ठीक है। आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग क्या होगी, इनकर्ड बेस्ड प्रोविजनिंग क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2016 में RBI ने नोटिफाई किया था एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है इंट AS, जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि इंट AS में ट्रांजिशन करना ज़्यादा आसान होगा अब। इन February 2016 द RBI had initially notified the implementation of the INT AS from April 1, 2018 and it had also sought pro forma INT AS from banks starting September 30, 2016। तो INT AS यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पर। गवर्नर्स पर्स्ड, तो यूक्रेन के गवर्नर्स क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे करप्शन। अब यूक्रेन को भी ये दिखाना है कि इनके यहाँ करप्शन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जब इनको एड भेज रहे हैं और ये एड इनके सारे गवर्नर ले लें, तो ये बात तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद नहीं आएगी कि हम यहाँ पर एड भेज रहे हैं और आप वहाँ पर करप्शन कर रहे हो। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे गवर्नर्स को हटा दिया गया। और बाकी यहाँ पर लेपर्ड 2 टैंक की बात की गई है, जो कि यहाँ पर जर्मनी अभी तक देने के लिए हाँ नहीं कह रहा है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। इजिप्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ये यहाँ पर बताया गया है। अमिड टाइटेंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सब्सिडीज़। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली हाईलाइटेड पोर्शन मिलेंगे न्यूज़पेपर्स के। तो अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्टेड और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, डेली PDFs मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ SEO से रिलेटेड थी, तो आपको यहाँ पर SEO के मेंबर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कलेजियम, एनजैक, ये तो बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया गया था और सर्वे में ये सब क्वेश्चंस किए गए, साइमल्टेनियस पोल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो आपको ये टॉपिक तैयार करना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, ये चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के। फिर 2023 को यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो आर्मी है ये अपनी कॉम्बैट को ज़्यादा शार्पन करना चाहती है, तो उसके लिए यहाँ पर हाई टेक ड्रोन्स चाहती है। ये स्टेट ऑफ ग्राफ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बैटल फिट पुलिस, तो यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई कि यहाँ पर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मॉडल पुलिस एक्ट, इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कराने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पुलिस को ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेवरेज करने की ज़रूरत है। पुलिस को ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया 2018 में रॉस आइलैंड का रीनेम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड का शहीद द्वीप एंड हेवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि UCC, तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि UCC आप लाओगे कैसे, आप इतने सारे जो डाइवर्सिटी है इसको कैसे यूनिफाई करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दिया, ऑथर ने यहाँ पर मैरिज का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर हमने मिताक्षरा एंड दया भाग डिस्कस किया, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए दया भाग और मिताक्षरा में, जो कि आप पढ़ सकते हो। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है यूथनेशिया के बारे में कि पैसिव यूथनेशिया एंड एक्टिव यूथनेशिया में क्या डिफरेंस होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था। एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अभी भी अलाउड नहीं है। बाकी अभी तक कोई भी लेजिस्लेशन तो नहीं आया इसको लेकर। फिर हमने यहाँ पर नोरो वायरस के बारे में डिस्कस किया है। तो नोरो वायरस एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और केरला में इसके कुछ केसेस आए। कोलंबो द व्यू फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पर हमने पेरिस क्लब के बारे में देखा और बाकी इंडिया ने फाइनेंशियल एश्योरेंसेस को प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन चाइना ने अभी तक नहीं किया था और चाइना उसके बाद। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम श्रीलंका के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं। इशूज़ क्या हैं, तो 3 इशूज़ हैं। फिशरमैन की किलिंग ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद यहाँ पर जो चाइना की इन्फ्लुएंस श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रखी है। और तीसरी बात हम ये चाहते हैं कि 13th अमेंडमेंट को श्रीलंका इंप्लीमेंट करे, जो कि श्रीलंका पूरी तरीके से नहीं कर रहा है क्योंकि इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को ओवरराइडिंग पावर्स दे रखी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर PIB की फैक्ट चेक वाली न्यूज़ डिस्कस की है। फिर यहाँ पर सेबी जो है अपील करेगा सेट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। कोलोकेशन आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेट के बारे में पूछा जा सकता है, सेबी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।